हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम जो अपना पेपर थर्ड है उसकी थर्ड यूनिट है, जिसमें लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि यदि कोई भी रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में है तो उसके लिए अपन केपी और केसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो सॉल्यूशन फेज में है उसमें जो जो रिएक्टेंट सॉलिड और लिक्विड फेज में है उनकी कंसंट्रेशन को अपन शो नहीं करेंगे, और जो सॉल्यूशन फेज में है या किसी के विलायक के रूप में उपस्थित है जैसे एक्वस है, उनकी कंसंट्रेशन को ही अपन यहाँ शो करेंगे। उसके अलावा अपन ने ये तो हिट्रोजीनियस थी, और होमोजीनियस में लिक्विड अवस्था, लिक्विड जो रिएक्शंस थी उनके लिए इक्विलिब्रियम, और गैसियस रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी कि अपन इसे किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद में अपन ने ली चैटलिए प्रिंसिपल देखा था, जिसमें अपन ने देखा था कि यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपन ने कोई भी चेंज किया तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा जिधर अपन ने द्वारा किए गए चेंज का प्रभाव कम हो या नष्ट हो। या फिर अपन इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन में अपन ने कोई चेंज किया तो सिस्टम उसके अपोजिट चेंज करेगा, यानी अपन ने जो किया सिस्टम उसका विरोध करेगा और उसके अपोजिट चेंज करेगा। यदि अपन ने ताप में वृद्धि की तो सिस्टम क्या करेगा, ताप कम करने की कोशिश करेगा, तो रिएक्शन उस दिशा में शिफ्ट होगी जिधर टेम्परेचर कम हो। इसी तरह यदि अपन ने दाब में वृद्धि की तो सिस्टम उस दिशा में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा जिधर दाब में कमी हो। इसी तरह यदि अपन ने सांद्रता में वृद्धि की तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर कंसंट्रेशन में कमी हो। अब अपन इनके जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन तथा उत्प्रेरक का इफेक्ट है इक्विलिब्रियम पे, इससे अपन अलग अलग स्टडी करेंगे। तो अपना आज के लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक यही है कि जो ली चैटलिए प्रिंसिपल है वो कंसंट्रेशन पे किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है, यानी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम को किस दिशा में शिफ्ट करती है। तो सबसे पहले अपना कंसंट्रेशन चेंज, इसके लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपन ने एग्जाम्पल लिया है H2 + I2, इससे अपने पास 2HI बन रहा है। प्रारंभ में अपन ने इनकी कंसंट्रेशन 1 ले ली, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कितना बचा अपना 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मान लेंगे दोनों के अल्फा अल्फा मोल रिएक्शन कर रहे हैं, तो यदि इसका अल्फा मोल रिएक्शन करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी बन गई, बच गई 1 - अल्फा। इसका अल्फा किया तो इसकी कंसंट्रेशन बच गई 1 - अल्फा, और दोनों की अल्फा अल्फा मिलके HI की कितनी बन गई 2 अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे Kc का मान है वो क्या आ जाएगा, HI⁴ कंसंट्रेशन I2। अब यदि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो ये जो Kc है इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि रिएक्शन रेट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों सेम होती है। तो जो Kc है उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कांस्टेंट होगी। अब यदि अपन ने इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बढ़ा दी, यदि अपन ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मतलब H2 या फिर I2 की कंसंट्रेशन यदि अपन बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर इनकी कंसंट्रेशन कम हो। यदि अपन ने इसकी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर इनकी कंसंट्रेशन कम हो। तो इनकी कंसंट्रेशन कम कब होगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्योंकि रिएक्शन जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तथा यदि अपन ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब होगी, यदि ये रिएक्शन होगी फॉरवर्ड तब तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन यदि रिवर्स रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो अपन ने यदि HI की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो देखिए यदि अपन ने H2 और I2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन जो रेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का ज़्यादा हो जाएगा, और यदि अपन ने HI की कंसंट्रेशन को यहाँ कम करना लिखा है, यदि अपन ने HI की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इससे अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि अपन ने H2 और I2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया यानी ये कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब Kc का मान क्या हो गया
कम हो गया। जबकि अपन को केसी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि केसी तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये कम, ये अगर अपन ने बढ़ाया तो केसी का मान कम हो गया। अब केसी के मान को पहले के जितना करना है अपन को, इसका मतलब केसी के मान को अपन को बढ़ाना है ताकि वो पहले के जितना का जितना ही हो जाए। तो केसी के मान को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, जो एच आई है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी और H2 और I2 की कंसंट्रेशन कम करनी पड़ेगी। और ऐसा कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो अपन इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। और डायरेक्ट अपन जो अपनी स्ट्रेटेजी है कि अपन ने जो चेंज किया, सिस्टम हमेशा उसके अपोजिट चेंज करता है। यदि अपन ने कंसंट्रेशन कम करी तो सिस्टम उधर शिफ्ट होगा जिधर कंसंट्रेशन बढ़े। इसी तरह ये हो गया कि ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तब तक शिफ्ट होगा जब तक कि केसी का मान पहले की तरह स्थिर न हो जाए, यानी रिएक्शन है की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब यदि अपन ने एच आई की कंसंट्रेशन को कम कर दें, मैंने अभी बताया कि यदि एच आई की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यदि अपन ने एच आई की कंसंट्रेशन कम कर दी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर एच आई की कंसंट्रेशन बढ़े। तो एच आई की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो एच आई की कंसंट्रेशन यदि कम कर देते हैं तो भी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। तो ये एच आई की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं तो सामने एच आई की अधिक सांद्रता होने की ओर विस्थापित होगा, अर्थात आर एच एस या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखिए ये जो पूरा मैटर है ये अपन को ये बता रहा है कि यदि अपन को रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, यानी उत्पाद को अधिक प्राप्त करना है, तो अपन को क्या करना होगा, H2 और I2 की कंसंट्रेशन को तो बढ़ाना होगा और HI की कंसंट्रेशन को कम करना होगा। तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ाते रहें और उत्पाद की सांद्रता को कम करते रहना चाहिए। अब इसी तरह है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो यदि किसी भी रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पर अपन ने ताप को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर ताप वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो, अर्थात ताप में कमी हो। ताप में कमी होने का मतलब क्या है, ऊष्मा का अवशोषण हो। यदि ऊष्मा उत्सर्जित होगी यानी ऊष्मा बढ़ रही है तो ताप बढ़ेगा, लेकिन यदि ताप में कमी करनी है तो ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण होगा यानी ऊष्मा में कमी हो रही है, यानी टेम्परेचर में कमी हो रही है। तो यहाँ पर दो तरह की अभिक्रियाएं देखती हैं, एक तो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट क्रिया करके जब प्रोडक्ट बनाने आए हैं तो उसमें हीट रिलीज होती है, यानी ऊष्मा निकलती है। जैसे NH3 का फॉर्मेशन, SO2 और O2 से SO3 का फॉर्मेशन, यहाँ इतनी हीट इसमें रिलीज होगी। यदि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त हो रही है, देखिए यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं यानी ऊष्मा मुक्त हो रही है, इसका मतलब जैसे जैसे अभिक्रिया होगी अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यदि अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ताप बढ़ाया, यदि अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ताप बढ़ाया तो सामने उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर ताप में कमी हो। ताप में कमी कब होगी, जब अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण करे, लेकिन इधर क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो इसका मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यदि अभिक्रिया रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऊष्मा मुक्त हो रही है, अतः यदि साम्यावस्था पर अपन ने ताप बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर ताप में कमी हो। ताप में कमी होने का मतलब है ऊष्मा का अवशोषण हो। जबकि अपन जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी। इसका मतलब यहाँ पे अपन को अवशोषण हो रहा है, तो अभिक्रिया को इधर न करके अपन को बैकवर्ड डायरेक्शन में या पश्चिम दिशा में सरकाना होगा या विस्थापित करना होगा ताकि केसी का मान स्थिर बना रहे। तो अभिक्रिया की डायरेक्शन अपन ने यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट कम बताई है और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट ज़्यादा बताई है। इसी के विपरीत यदि अपन ने ताप को कम किया तो ताप कम करने पर सामने उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर ताप में वृद्धि हो, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो। तो ये अपनी ऊष्मा का उत्सर्जन हो ही रहा है, इसका मतलब अपनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। सेकंड वन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी वे अभिक्रिया जिसके अंदर प्रोडक्ट बनने के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण हो। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है यानी रिएक्शन मिक्सचर का ताप कम हो रहा है।
अतः यदि साम्य अवस्था पे अपन ने ताप बढ़ाया तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर ताप में कमी हो। ताप में कमी हो यानी ऊष्मा का अवशोषण हो, और ये अभिक्रियाएं वास्तव में ऊष्मा के अवशोषण से ही पूरी हो रही है। यानी जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती जाएगी, जो अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया है उसका प्रभाव क्या होगा, नष्ट होता जाएगा, यानी अपनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलनी चाहिए। इसके विपरीत यदि अपन ने ताप को कम किया तो अभिक्रिया उस दिशा में होगी जिधर ताप में वृद्धि हो। तो इधर जाएंगे तो अभिक्रिया मिश्रण के ताप में यदि अभी अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ताप को कम किया तो अभिक्रिया उस दिशा में होगी जिधर ताप में वृद्धि हो। लेकिन जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो ताप में कमी हो रही है। इसका मतलब ताप में वृद्धि करने के लिए अपन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होगी। इन दोनों से कंक्लूजन अपन निकालते हैं कि यदि अभिक्रिया से अधिक उत्पाद प्राप्त करना है, यानी उत्पाद की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, इसका मतलब अभिक्रिया को अपन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए ताप को कम करना होगा और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप को अधिक करना होगा। तीसरा है अपना दाब में परिवर्तन। तो दाब का प्रभाव केवल उन गैसीय अभिक्रियाओं में होता है। जनरली जो अपन प्रेशर के लिए केपी की कैलकुलेशन करते हैं वो गैसियस रिएक्शन के लिए करते हैं। तो दाब का प्रभाव है वो सिर्फ गैसियस अभिक्रियाओं पे ही पड़ता है, और गैसियस अभिक्रियाओं में भी उस गैसियस अभिक्रिया पे प्रभाव पड़ेगा जिनके अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में चेंज हो। तो गैसीय अभिक्रियाएं होती है वो जनरली बंद पात्र में होती हैं और उन पे आयतन स्थिर होता है, इसलिए उन पे आयतन का प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्थिर आयतन पर यदि गैस के अणुओं की संख्या बढ़े, यानी अपन ने गैस का वॉल्यूम गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम फिक्स रखा है और अणुओं की संख्या को बढ़ाया है, इसका मतलब खूब सारे अणु उसके अंदर चले गए, तो वहाँ पे क्या होगा, दाब में वृद्धि हो जाएगी। वह यदि वहाँ पे अणुओं की संख्या कम कर दी, इसका मतलब दाब में कमी होगी। तो अब अपन तीनों तरह की गैसीय अभिक्रियाओं की स्टडी करेंगे। तो वे गैसीय अभिक्रिया जिनमें उत्पाद व क्रिया कारक के मोलों की संख्या समान है। यदि मोलों की संख्या समान है यानी उनके लिए डेल्टा एन का मान 0 है। ये गैसियस नंबर ऑफ मोल्स हैं तो एन जी आएगा, एन जी इक्वल टू 0। ये अभिक्रियाएं दाब के द्वारा प्रभावित नहीं होती क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स समान है, अर्थात गैसियस प्रेशर है वो सेम है, तो इस पर प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अतः केवल वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या में अंतर होता है वही दाब से प्रभावित होती है। अब पहले देखेंगे वे गैसीय अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक से उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या में कमी हो रही है। इसका मतलब डेल्टा एन लेस देन 0। अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, इसका मतलब गैसियस मिक्सचर के दाब में कमी हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया गैसियस मिक्सचर के दाब में कमी होगी जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी। ऐसी अभिक्रियाओं में यदि अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दाब को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर दाब में कमी हो। और जनरली अपन ये कह ही रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पाद बनेगा दाब में कमी होगी, तो अपना ये दाब में कमी ये दाब में कमी दोनों मैच कर गए, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एन लेस देन 0 होता है वो अधिक उत्पाद कब देंगी, जब दाब में कमी करें अपन। ये NH3 और SO3 का बनना अपना उनका एग्जाम्पल हो गया। और अपन जो अपनी रिएक्शन होती है आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, उससे अपन देखते हैं कि जो P है वो प्रोपोर्शनल Ng होता है गैसेस नंबर ऑफ मोल्स, और V है वो भी प्रोपोर्शनल Ng होता है। इसका मतलब यदि किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स में वृद्धि हो रही है तो उसका गैसियस दाब भी बढ़ेगा यदि आयतन स्थिर है तो, और यदि दाब स्थिर है तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो अतः गैसियस, इसे अपन इस तरह से भी कहेंगे, एक बार ये अपन बाद में देखेंगे, पहले आगे देखते हैं। और वे गैसीय अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो। अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वहाँ गैस का दाब बढ़ रहा है। इन अभिक्रियाओं में यदि अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दाब को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट होगा जिधर दाब में कमी हो। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे रिएक्शन होगी दाब में वृद्धि होगी, फॉरवर्ड होगी, तो लेकिन अपन को क्या करना है, दाब को कम करना है। इसका मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज कर दी जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। इन दोनों से कंक्लूजन निकलता है कि यदि अधिक उत्पाद प्राप्त करने हैं तो Ng ग्रेटर देन 0 वाली रिएक्शंस में अणुओं की संख्या में वृद्धि होने वाली अभिक्रिया निम्न दाब पर संपन्न होगी।
जबकि Ng लेस देन 0 अर्थात अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, वे अभिक्रियाएं उच्च दाब पर संपन्न करवानी चाहिए ताकि अपन को उत्पाद अधिक मिले। इसे अपन दाब की जगह इस रूप से भी पढ़ सकते हैं कि यदि गैसीय अभिक्रियाओं में अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दाब बढ़ाया, Ng का मान इंक्रीज किया, जैसे जैसे Ng का मान इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट होगा जिधर गैसों के आयतन में कमी हो। देखिए गैसीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाने का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स में कमी हो। और नंबर ऑफ मोल्स में कमी कब होगी, जब अपन उसका टोटल वॉल्यूम बढ़ा देंगे। यदि टोटल वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इकाई यूनिट में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर आयतन में कमी हो, अर्थात मोलों की संख्या में कमी हो, नंबर ऑफ मोल्स में कमी हो। अतः अपन कह देंगे कि यदि P बढ़ेगा तो V कम होगा, क्योंकि P और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। V कम होगा, V कम होने का मतलब है कि जो दिया गया आयतन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे। अपन ने गैसियस में नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रखे हैं लेकिन उसके वॉल्यूम को कम कर दिया, वॉल्यूम को कम कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, अतः साम्य उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो। अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाया है, तो इक्विलिब्रियम या सिस्टम क्या करेगा, उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो। इसका मतलब लेज़र नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी। ये पूरा इस तरह से भी कर सकते हैं और अपन इसे शॉर्ट में इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसके बाद थर्ड इफेक्ट है अपना, जो अक्रिय गैस या इनर्ट गैस है वो मिलाने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। तो जो इनर्ट गैस होती है वे गैसें होती है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ कोई क्रिया न करे, जैसे हीलियम है, नियॉन है, इस तरह से। तो ये इनमें भी जो 3 टाइप की अभिक्रिया होती है, यदि डेल्टा एन इक्वल टू 0 यानी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, उन अभिक्रियाओं में साम्य पर अक्रिय गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके लिए Kp का मान दाब पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो जिन पे दाब पे निर्भर करता है, यदि अपन ने सिस्टम में ऊपर से कोई चीज़ मिलाई है तो उसका प्रेशर में चेंज होगा, लेकिन यदि प्रेशर में ही चेंज नहीं हो रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अतः वे अभिक्रियाएं जिनमें डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 है वही अक्रिय गैसों से प्रभावित होती हैं। इन पे 2 तरह से होंगी, एक तो यदि अपन ने अक्रिय गैस स्थिर आयतन पे मिलाई, एक होगी यदि अपन ने अक्रिय गैस स्थिर दाब पे मिलाई। तो यदि अपन ने अक्रिय गैस को स्थिर आयतन पे मिलाएंगे तो जो अक्रिय गैस अपन ने मिलाई है, अपन ने वॉल्यूम फिक्स करा है और उसके अंदर अक्रिय गैस बाहर से अक्रिय गैस डाली है, तो इन रिएक्शंस पे दाब अक्रिय गैस मिलाने पे इक्विलिब्रियम कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि अपन ने प्रेशर को कांस्टेंट रखे उसके अंदर इनर्ट गैस डाली है, यदि अपन ने रिएक्शन मिक्सचर में बाहर से इन स्थिर आयतन पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है और बाहर से अपन ने इनर्ट गैस डाली है, तो उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो अपन पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, यानी प्रत्येक गैसियस रिएक्टेंट्स का जो अपन पार्शियल प्रेशर निकालेंगे उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो अपन ने फिक्स रखा है और इनर्ट गैस मिलाई है। इनर्ट गैस मिलाने से गैस का प्रेशर, टोटल वॉल्यूम है वो तो बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से क्या होगा, टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो गैस पार्शियल प्रेशर है प्रत्येक गैस का उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। और जो अपना Kp या Kc है वो अपन पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए कुल दाब में वृद्धि अक्रिय गैस के मिलाए गए मोलों के व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा क्यों होता है कि आंशिक दाब में कोई अंतर नहीं आता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि अपन ने कुल दाब में वृद्धि करी अक्रिय गैस मिलाने से, तो क्या होंगे, जो मिलाए गए मोल हैं वो वृद्धि उन मोलों के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जैसे अपन ने अक्रिय गैस मिलाई, एन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, और प्रेशर भी बढ़ेगा, जिसके कारण, और वॉल्यूम अपना स्थिर है तो N/V, ये क्या होगा, मोल भिन्न, ये भी क्या हो जाएगी अपनी N/V, या कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी।
अब है यदि अपन ने स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाई, यदि अपन ने स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाई है, इसका मतलब उसका गैसियस जो आयतन है या वॉल्यूम है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अर्थात आयतन में वृद्धि हो गई, आयतन में वृद्धि हो गई यानी उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, जिससे उनका आंशिक भिन्न या आंशिक दाब है उनमें भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अतः जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, उनमें अक्रिय गैस मिलाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होगा, यानी उधर विस्थापित होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स में कमी हो। वह डेल्टा एन लेस देन जीरो है, इसका मतलब उसमें इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स में वृद्धि हो। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगी, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। इन दोनों से स्पष्ट है कि स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने से जो इक्विलिब्रियम है वो बढ़े हुए आयतन या फिर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या जिधर अधिक होगी उधर विस्थापित होगा। अपन इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि अपन ने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इनर्ट गैस डाली किसी अभिक्रिया में, जैसे अपन ने ये एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन यहाँ पे, जैसे रिएक्शन के अंदर PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट रहा है। यदि इस रिएक्शन के अंदर अपन ने स्थिर दाब पर इनर्ट गैस डाली तो क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले इतने से वॉल्यूम में 2 मोल थे, 2 गैसियस मोल थे, जबकि अब उसके अंदर उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो और वॉल्यूम इनर्ट गैस डालने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन जो नंबर ऑफ़ गैसियस मोल है वो तो जितने थे उतने ही रहेंगे। इसका मतलब आयतन बढ़ने से प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। या अपन इसे ये भी कह सकते हैं कि उसके आंशिक दाब में कमी हो गई। अब प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या में कमी हो गई, इसका मतलब इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा, क्योंकि अपन को Kc या Kp जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका मान कांस्टेंट रखना है। Kp और Kc का मान कांस्टेंट रखने के लिए अणुओं की संख्या में जो कमी हुई है उसे अपन को क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए अपन वॉल्यूम को तो कम कर नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाएंगे, यानी रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो, ताकि जो अपन ने इनर्ट गैस डाली है उसका प्रभाव नष्ट हो सके, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो रहे हैं। इन रिएक्शंस में भी यदि अपन ने इनर्ट गैस डाली तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में अणुओं की संख्या कमी आ गई। अब यदि अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कांस्टेंट रखना है तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो। प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में वृद्धि कब होगी, जब या तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े या आयतन में कमी हो। आयतन में कमी अपन कर नहीं सकते, तो अपन को क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना होगा। इसका मतलब जो अपनी रिएक्शन है वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसे दोनों तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह जो आयतन वाला है उसे भी अपन देख सकते हैं कि जो आयतन है, यदि अपन ने कांस्टेंट आयतन रख के उसमें इनर्ट गैस डाली तो जो गैसियस टोटल प्रेशर है वो तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर में चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न इनटू टोटल प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में जो इसके साथ में मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो जैसे अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डाली तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनमें तो क्या होंगी, वृद्धि होंगी, लेकिन जो गैसियस मोल्स हैं वो तो उतने के उतने ही रहेंगे। तो जो एक्स होती है मोल भिन्न स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, तो कैपिटल एन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, स्मॉल एन कांस्टेंट है। तो जो अपना आंशिक दाब है, जो अपना पार्शियल प्रेशर है स्मॉल पी, वो होता है एक्स इंटू कैपिटल पी, और जो अपना एक्स है वो क्या होता है अपने पास, स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। अब जैसे अपन ने इनर्ट गैस डाली इस कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स हैं ये बढ़ेंगे, साथ ही साथ अपने पास जितना पार्शियल प्रेशर है और टोटल प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। तो दोनों, यहाँ ऊपर की क्वांटिटी बढ़ रही है और यहाँ ये नीचे की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो दोनों समान रूप से बढ़ने से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस कैंसिल आउट होने से क्या होता है,
जो अपना एन है वो जितना पहले था नंबर ऑफ मोल्स वो उतने ही बने रहते हैं, तो जो पार्शियल प्रेशर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि यदि अपन ने उसके अंदर नंबर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि कोई इनर्ट गैस डाली है तो अपनी जो प्रेशर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ ये आ ही गया, कांस्टेंट प्रेशर पे यदि इनर्ट गैस डालेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालेंगे तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा, यानी प्रति इकाई वॉल्यूम में अणुओं की संख्या में कमी होगी। अगर अपन को इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट रखना है तो अपन को क्या क्या होगा, प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या को बढ़ाना होगा। इसके लिए या तो अणुओं की संख्या को बढ़ाओ या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओ। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाना रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, जबकि इसमें रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। इसे अपन शॉर्ट में पूरे जो इफेक्ट है उनको इन ट्रिक्स से भी देख सकते हैं कि यदि अपन ने रिएक्शन पे प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर प्रेशर में कमी हो। तो जो जनरली प्रेशर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि अपन ने दाब बढ़ाया इसका मतलब उसके अंदर गैसियस अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स में कमी हो। दूसरा, यदि अपन ने आयतन बढ़ाया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रखे तो आयतन बढ़ाने से प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या में कमी हो गई तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या में वृद्धि हो, यानी Ng के मान में वृद्धि हो। इससे ही अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि आयतन बढ़ाया, आयतन और प्रेशर दाब है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि आयतन बढ़ाया इसका मतलब दाब में कमी हुई तो इक्विलिब्रियम उधर एडजस्ट करेगा जिधर दाब में वृद्धि हो, और दाब में वृद्धि कब होगी, जब नंबर ऑफ मोल्स में वृद्धि हो। तो जनरली जो गैसियस रिएक्शन है उसमें दाब और आयतन अपन नंबर ऑफ मोल्स से ही देखेंगे। तो अपन ने इन सब में एन या नंबर ऑफ गैसियस मोल्स को मेज़र करके ये ट्रिक्स बनाई हैं। तो अपन इन ट्रिक्स से हर रिएक्शन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो इनर्ट गैस का इफेक्ट हो, चाहे वो प्रेशर का हो, चाहे वो वॉल्यूम का हो। ओके, थैंक यू। इसके आगे जो अपन देखेंगे वो देखेंगे कि यदि कोई भी फिजिकल प्रोसेस है जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, ठोसों का पिघलना है, तो इनके ऊपर जो अपना ली चैटली प्रिंसिपल है वो किस तरह से लागू होता है। ओके, थैंक यू।